गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई स्टूडेंट ऑल ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर यूनिट 7 श्रमिक कानून मतलब कि लेबर लॉ। आपको मैं बताऊंगा कि एक वर्कर जो है कंपनी में कैसे काम करते हैं, फैक्ट्री में, और क्या क्या नियम होते हैं, कब कंपनी में जाने हैं, कब आना है, कब से मजदूरों को भुगतान लागू हुआ है, पूरे डिटेल्स में आपको हम इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको मैं बता दूं कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको 2020 एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये आपका चैप्टर। चलिए मैं आगे आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में लागू हुआ। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में लागू हुआ। तो आपको बताना है कि कारखाने में, रेलवे में, उद्योग में या सभी। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में जो लागू हुआ था, आपको कारखाना में भी हुआ था, रेलवे में भी और उद्योग में भी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1961 में अधिनियम लागू हुआ। 1961 में अधिनियम लागू हुआ। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम या प्रशिक्षुता अधिनियम या कारखाना अधिनियम। तो 1961 में प्रशिक्षुता अधिनियम जो है लागू हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय है कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय जो है आपका कलकत्ता में है। आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ईएसआई एक्ट उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है जो कि ईएसआई तो ईएसआई एक्ट उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है जो, ऑप्शन है आपके पास, गोदान कर्मचारी, भारतीय नौसेना, सेना, वायुसेना के सदस्य, आवासीय होटल कर्मचारी, प्रिंटिंग स्थापना के कर्मचारी। तो आपको हम बता दें कि ईएसआई एक्ट उन कर्मचारियों को लागू नहीं है जो भारतीय नौसेना है, सेना है, वायुसेना के सदस्य हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कैंटीन प्रदान किया जाना चाहिए अगर कारखाने मजदूर की न्यूनतम सदस्य इससे अधिक हो। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कैंटीन प्रदान किया जाना चाहिए। कारखाने मजदूर की न्यूनतम सदस्य कितनी होनी चाहिए? तो 540, 400, 350 या 250। तो आपको हम बता दें कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कैंटीन प्रदान किया जाना चाहिए अगर कारखाने मजदूर के न्यूनतम सदस्य 250 से अधिक हो। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ईपीएफ एक्ट 1952 के अनुसार मूल वेतन से न्यूनतम प्रतिशत कर्मचारियों का अंशदान क्या है? ईपीएफ एक्ट 1952 के अनुसार मूल वेतन से न्यूनतम प्रतिशत कर्मचारियों का अंशदान क्या है? 8.5%, 9.0%, 12%, 12.5%। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईपीएफ क्या है। मतलब कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है, एक एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है जो आपका ईपीएफ। तो आपको हम बता दें कि आपका परसेंटेज जो आपका होता है वो 12.5% होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कर्मचारी का साप्ताहिक कार्य के घंटे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60 घंटे, 50 घंटे, 40 घंटे या 48 घंटे। तो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कर्मचारियों के साप्ताहिक कार्य जो है, साप्ताहिक मतलब एक दिन में 8 घंटा करता है, तो आपका कितना हो जाएगा घंटा? 8 घंटा अगर ड्यूटी करता है तो 8 छक 48, तो आपका जो है 48 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारी की पूरी उम्र क्या है? फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारी की पूरी उम्र क्या है? 21 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 13 वर्ष। जैसे कहने का मतलब है कि फैक्ट्री में जब आप एंट्री करेंगे 1948 के नियम के अनुसार, तो कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भत्ते के भुगतान एक्ट के अनुसार कौन सी राशि भत्ते में सम्मिलित है? यात्रा भारत, महंगाई भत्ता, अधिक कार्य समय के बदले भुगतान, इनाम के बदले भुगतान। तो भत्ते के भुगतान एक्ट के अनुसार कौन सी राशि भत्ते में सम्मिलित होता है? तो महंगाई भत्ता। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ILO का विस्तार रूप क्या है? ILO का विस्तार रूप क्या है आपको बताना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। तो ILO का फुल फॉर्म आपको बताना है। NCVT फरवरी 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको हम बता दें। तो आपका प्रश्न है ILO का विस्तार रूप, तो आपको हम बता दें कि ILO का विस्तार रूप जो है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार पुरुष के लिए सिर पर या हाथ से ढोने पर कितने अधिकतम भारत की आज्ञा है? मतलब कहने का मतलब है कि आपको फैक्ट्री में एक पुरुष को अपने सिर पर या हाथ से ढोने के अधिकतम कितना वेट रखा गया है? 50 केजी, 30 केजी, 25 केजी या 10 केजी, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि एक फैक्ट्री में पुरुष जो है अपने सिर पर या हाथ से जो 50 केजी से अधिकतम नहीं ये कर सकता है आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1948, 1946, 1951, 1947। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको अभी बताया गया 1948, 1948 बहुत बार आप देखें। तो फैक्ट्री एक्ट जो है 1948 में लागू हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भत्ते के भुगतान एक्ट के अनुसार कौन सा भत्ता निम्नलिखित में से एक रिम्यूनरेशन के साथ सम्मिलित नहीं है? भत्ते के भुगतान एक्ट के अनुसार कौन सा भत्ता निम्नलिखित में से एक रिम्यूनरेशन के साथ सम्मिलित नहीं है? कोई बोनस राशि, महंगाई भत्ता, मेडिकल भत्ता, शहर कॉम्पनसेशन भत्ता। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो भत्ते के भुगतान एक्ट के अनुसार कोई बोनस राशि आपको जो है सम्मिलित नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार महिला के कार्य करने पर निषेध। कहने का मतलब है कि एक महिला अपना ड्यूटी कब निभा सकती है, कब करना चाहिए महिला को ड्यूटी, ये आपको बताना। देखिए 5 AM के पहले, यानी कि 5 बजे सुबह से पहले और 7 PM के बाद। दूसरा ऑप्शन है 6 AM के पहले और 7 PM के बाद, 6 AM के पहले और 8 PM के बाद, 7 AM के पहले और 8 PM के बाद।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक महिला को जो है कब नहीं काम करना है, तो उसको जो है 6 बजे के पहले काम नहीं कर सकती है और 7 बजे के बाद, यानी कि रात 7 बजे के बाद वो काम नहीं कर सकती है। उस पर आरोप है, निषेध है कि वो काम उस टाइम नहीं कर सकती है। 7 बजे के बाद और 6 बजे के पहले बीच में कर सकती है, जैसे 6 बजे के बाद और 7 बजे के पहले AM में आप काम कर सकती है। बाकी ये नहीं कर सकती है आपका 6 AM के पहले और 7 PM के बाद। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 का B नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट लागू नहीं होता है। सशस्त्र बल में कार्यरत कर्मचारी, वेयर हाउस में कार्यरत कर्मचारी, आवासीय होटल में कार्यरत कर्मचारी या प्रिंटिंग एस्टेब्लिशमेंट में कार्यरत कर्मचारी। कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट लागू नहीं होता है। तो आपको हम बता दें कि सशस्त्र बल में कार्यरत कर्मचारी लागू नहीं होता है। आपका आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मजदूरी भुगतान अधिनियम का एक उद्देश्य है। मजदूरी भुगतान अधिनियम का एक उद्देश्य है गैर कानूनी कटौती को रोकना, अधिक घंटे, बच्चों को नौकरी करवाने से रोकना, स्त्रियों से गलत समय पर कार्य करने से रोकना। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम एक उद्देश्य है कि गैर कानूनी कटौती को रोकना। आपका आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ESI अधिनियम के तहत किस तरह की सुविधा प्रदान की जाती है? बीमारी का लाभ, रोजगार क्षति लाभ, मृत्युत्व लाभ या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि ESI अधिनियम के तहत आपको बीमारी का लाभ, रोजगार क्षति का लाभ या मृत्युत्व का लाभ। तो ESI अधिनियम के तहत किस तरह की सुविधा प्रदान की जाती है? तो इनमें से सभी प्रदान किए जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा D नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रमिक मुआवजा अधिनियम में ... के मामले में मुआवजे का प्रावधान है। तो आपको हम बता दें कि श्रमिक मुआवजा अधिनियम में विकलांगता के मामले में मुआवजे का प्रावधान है। तो आपका आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी राशि पेमेंट वेज एक्ट के अनुसार मजदूरी राशि में शामिल नहीं है? कोई भी यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, ओवर टाइम काम में संबंधित कोई भी पारिश्रमिक दे या किसी भी पुरस्कार के तहत पारिश्रमिक दे। तो कौन सी राशि पेमेंट वेज एक्ट के अनुसार मजदूरी राशि में शामिल नहीं है? तो किसी भी पुरस्कार के तहत पारिश्रमिक दे। तो आपका आंसर हो जाएगा D नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अप्रेंटिस एक्ट भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? अप्रेंटिस एक्ट भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? तो आपको हम बता दें कि आपके पास 4 ऑप्शन है, 1948, 1957, 1961, 1965। तो अप्रेंटिस एक्ट भारत सरकार के द्वारा 1961 में लागू किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला प्रश्न है, अप्रेंटिसशिप एक्ट कौन से वर्ष में पारित किया गया था? अप्रेंटिसशिप एक्ट कौन से वर्ष में पारित किया गया था? 1960, 1961, 1962 या 1963? तो 1961 में अप्रेंटिसशिप एक्ट में पारित किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा B नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ESI एक्ट लागू होता है कर्मचारियों पर, मैनेजर्स पर, डायरेक्टर पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि ESI लागू होता है कर्मचारी पर। आपका आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट किस संदर्भ में निर्देश देता है? पेमेंट ऑफ वेज एक्ट किस संदर्भ में निर्देश देता है? न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, मजदूरी की न्यूनतम दर का भुगतान, ओवर टाइम का भुगतान या सभी।
तो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट किस संदर्भ में निर्देश देता है? तो आपको न्यूनतम मजदूरी की न्यूनतम दर का भी, ओवर टाइम का भी। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट चैप्टर आपको हम अगले वीक में बताने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।